गुड मॉर्निंग। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जो हमने पढ़ा था अभी तक वो है इलेक्ट्रोस्टैट। अब उसमें चार्ज एट रेस्ट, यहाँ पे चार्ज मोशन में है। ओके। तो इसमें करंट हम डिफाइन करेंगे। तो करंट टू टाइप्स, एवरेज करंट एंड इंस्टैन्टेनियस करंट। तो एवरेज करंट और इंस्टैन्टेनियस करंट का डिफिनेशन उसी टाइप का है जैसे हमारा मोशन में होता है एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? एवरेज स्पीड का मतलब है कि एक टाइम इंटरवल में हम स्पीड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पे क्या करना है एवरेज करंट में? यहाँ पे हमारे पास जैसे एक कंडक्टर में बनाऊं, ये कंडक्टर है, इसका हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया और इससे करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन से डेल टी टाइम में डेल क्यू चार्ज फ्लो किया तो एवरेज करंट हो जाएगा डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी। तो इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया कि इस क्रॉस सेक्शन से इन द टाइम इंटरवल डेल टी डेल क्यू चार्ज फ्लो किया तो इस कंडक्टर से एवरेज करंट हो जाएगा डेल क्यू बाय डेल टी। क्लियर है? इंस्टैन्टेनियस करंट का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एवरेज का मतलब है कि एक टाइम इंटरवल में करंट कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो हमें एवरेज करंट मिला। इंस्टैन्टेनियस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कि जैसे कहेगा जब टाइम हुआ है 10 o'clock 20 मिनट 15 सेकेंड, उस समय बताओ करंट क्या है। तो दैट इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस करंट। तो उसका फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे था एवरेज में डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू बाई डेल टी का मतलब टाइम इंटरवल डेल टी चार्ज फ्लो किया डेल क्यू। डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या होता है, जरा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे देखो, मान लो तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड करेंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड है उस समय करा है करंट फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, हम 2 सेकेंड टू 2.001 सेकेंड, इन दोनों टाइम के बीच में हम निकालेंगे चार्ज कितना फ्लो किया। तो चार्ज फ्लो किया इन दोनों के बीच में हमारा 0.005 कूलम। तो टाइम इंटरवल कितना हो गया हमारा, देखो 0.001 हुआ। तो जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होगा तो जो चार्ज फ्लो किया वो भी बहुत छोटा होगा। तो इस केस में जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो उसे dt लिखते हैं, और चार्ज बहुत छोटा है तो उसे क्या लिखते हैं, dq। तो वही फॉर्मूला जो एवरेज का हमारा फॉर्मूला था डेल क्यू बाई डेल टी, वही बन जाता है डी क्यू बाई डी टी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसी से डेराइव हुआ है हमारा। तो है ऊपर वाला ही चीज, डेल क्यू बाई डी टी, चार्ज फ्लो कितना किया डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। और जब टाइम इंटरवल स्मॉल हो तो उसे डी टी लिखेंगे, चार्ज उसमें जो फ्लो करेगा वो भी स्मॉल, तो डी क्यू हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है तुम्हें कि जब तुम्हारा करंट कांस्टेंट हो, करंट चेंज नहीं कर रहा, तो उस केस में तुम्हारा इंस्टैन्टेनियस करंट और एवरेज करंट दोनों की वैल्यू सेम। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे मैंने अभी तक दो टर्म डिफाइन किया, फर्स्ट एवरेज करंट, दूसरा इंस्टैन्टेनियस करंट। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट। अभी जो हमारे पास फॉर्मूला मैंने बताया उसमें चार्ज गिवन हो तो तुम करंट फाइंड कर सकते थे। अब अपोजिट है, करंट गिवन हो तो चार्ज किस तरह से फाइंड करोगे, देखो। तो अभी देखो मैंने फॉर्मूला बताया तुम्हें, आई इजकल टू डी क्यू बाई डी, ये बताया। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो डी क्यू इजकल टू क्या हो गया, आई डी। इसे इंटीग्रेट करो
तो तुम्हें फाइंड करना है चार्ज डेल क्यू T1 से T2 के बीच में, तो इसे इंटीग्रेट कर दोगे T1 से T2 के बीच में। इस फॉर्मूले से तुम्हें क्या मिल जाएगा, चार्ज का इक्वेशन, कितना चार्ज फ्लो किया ये मिल, बिटवीन टाइम T1 एंड T2 कितना चार्ज फ्लो किया ये मिल। और यदि तुम इसका अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो T1 से T2 के बीच में मिलेगा हमें कि कितना चार्ज फ्लो किया, मिलेगा कि कितना चार्ज फ्लो किया। यदि हम इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा चार्ज का इक्वेशन Q इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हो, तुम्हें मालूम है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट ऐड करोगे और उसकी वैल्यू हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ये तुम्हें यहां से मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैंने यहाँ पे अब दो चीज तुम्हें बता दी, पहला कि चार्ज गिवन हो तो करंट कैसे फाइंड करोगे, करंट गिवन हो तो चार्ज किस तरह से फाइंड करोगे। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम इसके जरा। प्रॉब्लम नंबर amount of charge flowing through a conductor is given by Q is equal to T square plus 3T plus, where Q is in coulomb and T is in second. Question number A. Find average current between 1 second and 3 seconds. ये तुम्हें फाइंड करना है। चार्ज का इक्वेशन गिवन है, तुम्हें फाइंड करना है 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बीच एवरेज करंट क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। चार्ज का वैल्यू गिवन है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। इसमें क्या करो, एक बार तुम t का वैल्यू पुट कर दो 1, तो तुम्हें Q1 मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 5। फिर पुट कर दो t का वैल्यू 3, तो Q2 मिल जाए। ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, 9 9 18 प्लस 1 19। तो 1 सेकेंड पुट किया तो हमें 5 कूलम मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तब तक 5 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। अब जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो 19 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। तो 1 से 3 के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया बताओ। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ उस समय तक 5 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। जब टाइम 3 हुआ तो 19 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। तो 1 से 3 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 5, ये हो गया 14 कूलम। टाइम इंटरवल क्या,
तो टाइम इंटरवल हो गया 3 - 1, तो ये हो गया 2 सेकेंड। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई एवरेज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। ये हो गया 14 कूलम डिवाइड बाई 2 सेकेंड, ये हो गया 7 एम्पीयर। आ गया समझ में? अब हम करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो जब टाइम एग्जैक्टली 3 सेकेंड है उस समय करंट पूछ रहा है, तो ये कौन सा करंट पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दो जरा चार्ज को। तो चार्ज का इक्वेशन क्या है, पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। ये है हमारा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2t, 3t का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3। ये करंट का इक्वेशन मिल गया। हमें कितने टाइम पे पूछना है, 3 सेकेंड पे हमें बताना है करंट का वैल्यू। तो आई इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 प्लस 3, ये हो गया 9। क्लियर? तो इस तरह से मैंने जो प्रॉब्लम बताया कि चार्ज का इक्वेशन गिवन है, तो तुम एवरेज करंट निकाल सकते हो किसी भी दो टाइम के बीच में, और किसी भी टाइम पे करंट फाइंड कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चार्ज का इक्वेशन गिवन हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो तुम किसी भी दो टाइम के बीच में निकाल सकते हो एवरेज करंट, और किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकते हो इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है ना? बोलो यस और नो। अब इसका अपोजिट करें कि तुम्हारा करंट का इक्वेशन गिवन हो तो चार्ज कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। amount of current through a conductor is given by I is equal to 4t plus 3, where I in ampere and t in second. Question number A, find amount of charge which flow through conductor between 1 second and 3 seconds. तो मैंने तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया, चार्ज क्या फ्लो करेगा, उसका फॉर्मूला डेल क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी 1 से t1 टू t, ये बताया। तो वैल्यू पुट कर दो। करंट का इक्वेशन क्या है, 4t प्लस 3, टाइम का वैल्यू 1 2 3 1 2 3 इक्वल टू 4t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा।
और 3 का इंटीग्रेशन 3 इंटू टी हो, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 कॉमन, टी स्क्वायर में अपर लिमिट पुट करो तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 अपर लिमिट 3 माइनस 1, 9 1 माइनस 1 हो गया 8, और ये हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 16 प्लस 6, तो चार्ज का वैल्यू हो गया 22। क्लियर? तो करंट का इक्वेशन गिवन है, तो हमने 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड के बीच में निकाल लिया कितना चार्ज फ्लो किया कंडक्टर से। चार्ज का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड इक्वेशन ऑफ चार्ज flowing through it if it start at t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया है, तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ चार्ज। इस केस में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, q का हमारा इंटीग्रेशन ऑफ i dt। करंट का वैल्यू क्या गिवन है हमारा इक्वेशन, करंट 4t प्लस 3, तो ये हमारा गिवन है 4t प्लस 3 dt। तो 4t का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2, 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3t, और एक कांस्टेंट ऐड कर दे, तो q का वैल्यू हो गया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस c। अब देखो यहाँ पे ये जो गिवन है यही कंडीशन गिवन है, इट स्टार्ट एट t इक्वल टू 0, ये कंडीशन गिवन है। इसका मतलब कि जब टाइम 0 है उसमें स्टार्ट किया, मतलब उसमें चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया, मतलब उस समय तक कोई भी चार्ज फ्लो नहीं किया, मतलब q का वैल्यू क्या है 0। तो एट t इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, तो c का वैल्यू हो गया 0, तो q इक्वल टू क्या हो गया 2t स्क्वायर प्लस 3t। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, चार्ज का इक्वेशन। क्लियर है? तो मैंने दो तरह की थ्योरी बताई, दोनों का प्रॉब्लम मैंने बता दिया। फर्स्ट मैंने बताया तुम्हें कि चार्ज का इक्वेशन गिवन हो तो करंट कैसे निकालोगे, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। फिर मैंने बताया कि करंट का इक्वेशन गिवन हो तो किसी भी टाइम इंटरवल में, किसी भी दो टाइम के बीच में चार्ज क्या फ्लो किया वो कैसे निकालोगे, और चार्ज का इक्वेशन कैसे निकालोगे। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। तो हमने यहाँ पे ये काम तो कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर का क्या मीनिंग हुआ, तो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने का क्या मतलब, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है। जब हम बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का तो अपने आप में मीनिंग ही होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट फ्लो करने का मतलब हमारा मतलब है चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज किसके पास होते हैं, चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। तो इसमें से कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो डिपेंड करता है मीडियम क्या है। तो फर्स्ट है तुम्हारा फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस पर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे या टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो अपने न्यूक्लियस को छोड़कर कहीं भी मूव करने लगता है, तो उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन।
और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर में फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स क्या होते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर गया तो एक इलेक्ट्रॉन हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, और जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ था वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है जिसे बोलते हैं होल्स। इसे हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वह लिक्विड जिससे कि करंट फ्लो करता है। जैसे तुम्हारा हो गया कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड। तब इसमें जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो जो तुम्हारा मोलिक्यूल है वो आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे कॉपर सल्फेट का CuSO4, तो जैसे ही इसके क्रॉस तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा। ये कॉपर आयन और ये हो गया सल्फेट आयन। और पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मोशन में होगा, मूव करेगा, उससे तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। गैस के केस में क्या होगा, तो इस केस में गैस जो है वो इंसुलेटर है, उससे करंट नहीं फ्लो करता। लेकिन हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे लो प्रेशर पे तो उससे क्या होगा कि जो भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, काफी उसमें एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी, तो स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। और जब ये दूसरे एटम से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो तुम्हारा यह उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा और पॉजिटिव आयन भी बन गए। तो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन मूव करेगा। तो गैस में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। ठीक है, क्लियर। डायरेक्शन ऑफ करंट, तो देखो डायरेक्शन, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ये तुम जानते हो कि यदि तुम किसी सर्किट में, जैसे यहीं पे मैं एक डायग्राम बना दूं, एक सर्किट मैंने बना दिया, तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो तुम्हें मालूम है कि सर्किट में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे फ्लो करता है। लेकिन मैंने बताया कि करंट तो फ्लो कर रहा पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन होगा या पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, डिपेंड करता है मीडियम पे। तो उसका डायरेक्शन क्या, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो करंट का डायरेक्शन हम कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव आयन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो करंट का डायरेक्शन है, या फिर इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव आयन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं कि पॉजिटिव के डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन करने में हमें इजी हो, नहीं तो सभी जगह इक्वेशन में मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव आयन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो करंट का डायरेक्शन है, या फिर पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर रहा, जैसे मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन होता है। तो देखो यहां पे जैसे मेटल वायर है तुम्हारा, तो करंट तो फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करता है सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो देखो एक होता है मास डेंसिटी, बता सकते हो मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी जैसे हम बोलते हैं कि इसकी डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहां पे हमें डिफाइन करना है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसे करेंगे, देखो ये कंडक्टर, हमने यहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेक्शन लेंगे। इस सेक्शन का एरिया है डेल ए,
और जो इससे करंट फ्लो किया वो फ्लो किया डेल आई। तो इस सेक्शन पे करंट डेंसिटी हो जाएगा डेल आई बाई डेल, और ये एवरेज करंट डेंसिटी होगा क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे डेंसिटी अलग अलग हो सकता है। तो जैसे हम किसी बॉडी का डेंसिटी निकालते हैं मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो हमें एवरेज डेंसिटी मिलता है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेंसिटी हो सकता है। यदि मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है कि बताओ इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उस पॉइंट पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम स्मॉल सरफेस लेंगे, और स्मॉल सरफेस का एरिया हो गया dA, और जब हमने सरफेस लिया स्मॉल तो करंट भी स्मॉल फ्लो करेगा di, तो उस पॉइंट पे करंट डेंसिटी हो जाएगा di बाई डी। और जो सरफेस लेंगे करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, बोलो ये क्लियर है। यदि तुम सरफेस लार्ज लोगे तो तुम्हें एवरेज करंट डेंसिटी मिलेगा क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डेंसिटी हो सकता है। यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी फाइंड करना है तो उस पॉइंट पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एक सरफेस लोगे, स्मॉल सरफेस, तो सरफेस स्मॉल तो एरिया स्मॉल, उससे करंट स्मॉल फ्लो करेगा, तो करंट डेंसिटी हो जाएगा डी आई बाई डी। क्लियर है। अब बताओ यहां पे कि जो करंट है स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है, बता सकते हो। करंट स्केलर क्वांटिटी होता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी, बताओ। करंट में डायरेक्शन तो है लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी। इसको कैसे समझोगे, देखो इधर से 3 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, फाइंड करोगे तो 7 एम्पियर। यदि मैं इन दोनों वायर को इस तरह से कर दूं, करंट का वैल्यू रखो सेम 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो इसमें 7 एम्पियर ही रहता है। तो करंट को डायरेक्शन चेंज करने से जो रिजल्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर के एडिशन के रूल होते हैं उसको ये फॉलो नहीं कर रहा, तो ये वेक्टर नहीं है, ये क्या है, स्केलर। वेक्टर के लिए 3 कंडीशन होते हैं, उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने चाहिए और जो लॉ ऑफ एडिशन है उसको फॉलो करना चाहिए। तो लॉ ऑफ एडिशन में डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट चेंज कर जाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। तो करंट तुम्हारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, तो मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था और उससे पहले मैंने बताया था एरिया वेक्टर। और मैंने एरिया वेक्टर मैंने क्या बताया था कि जब सरफेस लार्ज हो तब तो वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब सरफेस स्मॉल हो तो उसका एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या मैंने बताया था ये। तो जब यहाँ पे स्मॉल सरफेस लेते हैं तो स्मॉल एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो फॉर्मूले को देखो J इजकल टू डी आई बाई डी ए, तो डी आई तो करंट हो गया स्केलर, डी ए वेक्टर, तो जो J है वो भी वेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई। तो यदि तुम्हारा करंट जैसे इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो जो ये करंट का डायरेक्शन है, तो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा करंट का ही डायरेक्शन लेते हैं। तो करंट तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी स्मॉल एरिया पे डिपेंड करता है और स्मॉल एरिया जो है वेक्टर है,
तो ये भी वेक्टर होगा और इसका डायरेक्शन क्या होता है, करंट का जो डायरेक्शन है। अभी देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि करंट डेंसिटी निकालना हो तो जो सरफेस कंसीडर करते हैं वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे मुझे करंट डेंसिटी फाइंड करना है या करंट फाइंड करना है और मैंने जो सरफेस लिया वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं, मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो तुम इससे करंट या करंट डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे? तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, सरफ ए स्मॉल एरिया है, इसका एरिया हो गया डी ए और इसका डायरेक्शन हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम इस एरिया का कंपोनेंट लेंगे करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में। तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, डी ए कॉस थीटा। तो हमारा यहां पे देखो J इजकल टू डी आई बाई डी ए था, इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या लिखेंगे, डी आई इजकल टू जे इंटू डी, और वेक्टर के फॉर्म में बन जाता है जे डॉट डी। और जब तुम्हें बड़े सरफेस से निकालना हो करंट तो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट का मतलब यही है कि उसका कंपोनेंट आ जाता है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख देता हूं जे डी ए। ये कब यूज करेंगे, जब जो सरफेस है वो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना हो, तो वहां पे हमें जे डी ए कॉस थीटा लेना पड़ेगा करंट निकालने के। यहाँ पे देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे मैंने पहले बताया एक लार्ज सरफेस से करंट डेंसिटी, तो उसे हम बोलेंगे एवरेज करंट डेंसिटी, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डेंसिटी हो सकता है। तो जो सरफेस लेंगे वो हम लेंगे करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, और जितना करंट फ्लो किया एरिया से डिवाइड करेंगे, मिल जाएगा हमें एवरेज करंट डेंसिटी। यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करना है तो उस पॉइंट, उस पे जो करंट फ्लो कर रहा उसके परपेंडिकुलर स्मॉल सरफेस लेंगे, स्मॉल सरफेस, और करंट को स्मॉल सरफेस के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा उस पॉइंट पे करंट डेंसिटी। फिर मैंने बताया कि यदि सरफेस तुम्हारा कर्व करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ना होगा तो क्या करोगे, तो उस एरिया का कंपोनेंट लोगे करंट के डायरेक्शन में, करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में, और एरिया की जगह पे क्या ले लोगे, डी ए कॉस थीटा लोगे। तो करंट और एरिया गिवन हो तो डिवाइड करके करंट डेंसिटी मिल जाएगा, करंट डेंसिटी एरिया मालूम है तो मल्टीप्लाई करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है जरा समझे। तो ये तुम जानते हो कि जब हम एक, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लूं कि एक तुम्हारा मेटल कंडक्टर है, ये जैसे मान लो एक सिलिंड्रिकल वायर है, इसके क्रॉस मैंने बैटरी अप्लाई कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन हमें मालूम है कि एक्चुअली में क्या फ्लो करता है, एक्चुअली में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा। तो जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो करने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, मूव करने लगा। यदि हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो उस समय इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट में होता है या उस समय भी मोशन में होता है? बताओ। जब हमने बैटरी कनेक्ट किया, सर्किट को क्लोज किया, तो करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा और करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या बैटरी जब हम कनेक्ट ना करें, सिर्फ एक कंडक्टर हो, तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में होते हैं या मोशन में होते हैं तब भी? बताओ क्या आंसर होगा।
तो हमारा आंसर है कि उस केस में भी जो है इलेक्ट्रॉन वो मोशन में होते हैं, लेकिन उनका मोशन होता है रैंडम। रैंडम का मतलब क्यों? तो देखो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोलिजन हो गया तो इधर मूव कर गया, कोलिजन हो गया इधर मूव कर गया, कोलिजन हो गया इधर मूव कर गया, फिर इधर मूव कर गया, फिर इधर मूव कर गया, फिर इधर मूव कर गया, इस तरह से। तो उसका जब तुम वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे उस केस में भी तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है आफ्टर कोलिजन। तो इस केस में यदि तो हम एक कंडक्टर लें, जैसे हमने यहां पे कंडक्टर लिया और इसका क्रॉस सेक्शन, तो इस केस में जब हमने बैटरी अप्लाई नहीं किया और इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है रैंडमली, तो इस केस में यदि कोई टाइम इंटरवल लोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे लेफ्ट से राइट फ्लो किए उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट भी फ्लो कर जाएगा। तो इससे टोटल चार्ज कितना फ्लो किया? 0। तो एक करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है। क्लियर? और जब किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो कभी राइट जाएगा, कभी लेफ्ट जाएगा, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। तो हमने अभी तक तुम्हें क्या बताया कि जब तुम कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे उस केस में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता रहता है, वो भी उसकी स्पीड काफी लार्ज होती है, उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर सेकेंड के अबाउट, काफी लार्ज है, लेकिन उसका डायरेक्शन रैंडमली होता है, मूव कर रहा है, कोलिजन हो गया दूसरे डायरेक्शन में, कोलिजन हो गया किसी और डायरेक्शन में, तो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, तो उस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। और उस केस में जो करंट फ्लो करेगा वो 0 होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आ रहे होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो फोर्स एक्ट करेगा किस डायरेक्शन में? तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करेंगे। अब उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी, अब जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद उनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, तो v1 प्लस v2 इस तरह से, vn डिवाइड बाई v इजकल टू u प्लस at होता है, तो u1 प्लस a एक्सेलरेशन, टाउ1 है कोलिजन का टाइम, v2 हो गया u2 प्लस a टाउ। सभी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन का टाइम इंटरवल अलग अलग होगा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला टर्म है ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट में टाइम है जो हमने लिखा है टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डैश डैश टाउ1 डिवाइड बाई टाउ एन, इसे लिखते हैं सिर्फ टाउ। और यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं? वेयर टाउ का वैल्यू हमने क्या नोट किया? तो टाउ हमारा हो गया टाउ1 प्लस टाउ2 टाउ एन इज एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल of successive collision of electron।
कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया टाउ 1 टाइम में, फिर किया टाउ 2 में, फिर किया टाउ 3 में, तो इनका जो एवरेज वैल्यू हुआ दैट इज कॉल्ड टाउ, इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हो जाएगा। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय मास, और फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया E डिवाइड बाय m। ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। बोलो क्लियर है ना। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया, क्या है हमारा पास चीज कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, उस केस में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वेरी वेरी लार्ज स्पीड से। उसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन रैंडमली कभी राइट कभी लेफ्ट, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो। और उस केस में करंट निकालोगे तो भी जीरो होगा, क्योंकि कोई भी क्रॉस सेक्शन लोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे उतने ही राइट से लेफ्ट आ रहे होंगे, तो एवरेज करंट हो गया जीरो। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। और अब उस डायरेक्शन में एक जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रहा है। तब जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसे क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस तरह से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। यहां पे याद रखना है टाउ क्या है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है, उसका जो टाइम इंटरवल है, दो कोलिजन के बीच का टाइम, फिर नेक्स्ट वाले कोलिजन के बीच का टाइम, इन सभी का एवरेज वैल्यू है, जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, स्टील है, अलग डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास इनटू टाउ। यहां पे मैं दो टर्म और तुम्हें डिफाइन कर देता हूं। देखो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बताया था, यहाँ पे दो और फॉर्मूले मैं बता दूं तुम्हें। एक होता है स्पेसिफिक, एक है तुम्हारा स्पेसिफिक चार्ज। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइड बाय मास। यहाँ पे जैसे E है तो E बाई एम हो गया इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। और नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को E से डिवाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दोगे, ये बन जाएगा तुम्हारा E टाउ डिवाइड बाय एम। ये फॉर्मूला है तुम्हारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, और ये मैंने तुम्हें बताया स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर। तो मैंने तो यहाँ पे डिराइव कर दिया तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद दो डेफिनेशन बता दिए जिसका प्रॉब्लम में यूज होगा। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है कि उस पार्टिकल का चार्ज डिवाइड बाय मास, और चार्ज कैरियर का मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू चार्ज इनटू रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय मास हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल कंडक्टर में, और इलेक्ट्रॉन्स की किस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करोगे उस केस में भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है 100 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन करंट उस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो रैंडम होता है। करंट किस पे डिपेंड करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू काफी कम होती है, ये वैल्यू होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे जरा समझेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम कंडक्टर बनाते हैं।
ठीक है, और इसमें तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, और करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। क्लियर? हमने जो सेक्शन कंसीडर किया वायर का, उसका एरिया है ए, हम एल लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझोगे किस तरह से फाइंड करेंगे, जरा ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, अब सपोज इस जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है उसमें 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, 1000 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो समझोगे जो लेफ्ट सेक्शन है, जहां पे देखो मैं लिख रहा हूं 1, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 2 तक पहुंच गया, दूसरे राइट वाले सेक्शन पे पहुंच गया इन 10 सेकेंड। जो लेफ्ट वाला सेक्शन है वहां से इलेक्ट्रॉन राइट वाले सेक्शन 2 पे पहुंच गया 10 सेकेंड में। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस टाइम इंटरवल में इस सेक्शन के अंदर जितना भी चार्ज था, कितना चार्ज था, सपोज था वो 100 कूलम, तो सारा का सारा राइट वाले सेक्शन से क्रॉस कर जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? इन 10 सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट वाले सेक्शन तक पहुंच गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उतने टाइम में इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन था, जितना भी चार्ज था, वो राइट वाले सेक्शन को क्रॉस कर चुका है। देखो इसको मैं फिर से इस तरह से, अब मुझे देखना जैसे, देखो इस पेन को देखो, अभी पेन जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो जब देखो ये जो एंड है, ये वाला एंड, जब ये इसे क्रॉस करने लगा, जब ये फिंगर के पास पहुंचा, उतने टाइम में ये सारा का सारा पेन जो है इससे पास कर गया। तो इस तरह से इसे हम डिराइव करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है उसमें चार्ज कितना है, फिर निकालेंगे इस चार्ज को राइट वाले सेक्शन से फ्लो करने में टाइम कितना लगा, और चार्ज को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो तो जो हमने सेक्शन कंसीडर किया उसका एरिया ए, लेंथ एल, और यहां पे देखो स्मॉल एन क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एन है तुम्हारा नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एन, और एरिया है ए, लेंथ एल, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू एल। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, तो ए इंटू एल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, एन इंटू एल। ये चीज मैंने यहां पे लिख डाला। ये पॉइंट क्लियर है? तो हमें मिल गया कि इस सेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे ई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया इस सेक्शन में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब ये सारा का सारा चार्ज राइट वाले सेक्शन से फ्लो कर जाएगा, पास कर जाएगा, कितने टाइम में, जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट सेक्शन से राइट सेक्शन में पहुंचा। वो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इजकल टू होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, होता है फॉर्मूला। तो जब लेफ्ट से राइट में गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एल, स्पीड कौन सा लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से देखो हमें चार्ज मिल गया, टाइम इंटरवल मिल गया, तो करंट क्या होगा, सो करंट इजकल टू हो जाएगा हमारा डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू का वैल्यू पुट कर दो, ये है एन ए एल ई डिवाइड बाय टाइम इंटरवल क्या हो गया, एल बाई वी डी। अब इसे कट कर दें, एल एल कैंसिल,
तो हमारा करंट का फॉर्मूला मिल गया I इजकल टू एन ए वी। ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हो गया रिलेशन हमारा करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? ये डेरिवेशन तुम्हारे एग्जामिनेशन में बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर?